राजस्थान में जो चुनावी जंग है एक तरह से चरम पर पहुंच रही है, पीक कर रही है। और मेरे साथ हैं सीपी जोशी, बीजेपी प्रेसिडेंट, राजस्थान के बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सीपी सर, शुरू में जब आप आए थे तब बहुत खींचतान थी पार्टी के अंदर, पर आपने कैसे मैनेज किया? क्या आपका ये जो विनम्र स्वभाव है इसकी वजह से सब लोग कोऑर्डिनेशन से काम करने लग गए? देखिए, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। मेरा जिस उद्देश्य के साथ पार्टी ने बनाया, मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को मेरी प्राथमिकता थी कि सभी पार्टी के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेते हुए पूरी पार्टी एक मुखी होकर, चूँकि ये कांग्रेस का कुराज है, उसको समाप्त करने के लिए, फिर से भाजपा शासन लाने के लिए, इस राजस्थान की समृद्धि के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें। और मैंने सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं व्यक्तिगत रूप से गया, उनका मार्गदर्शन लगातार लेता रहा और हम सब लोग मिलकर टीम राजस्थान बनकर काम किया, किसी एक व्यक्ति ने नहीं। और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को अग्रसर है। जो आपने बात करी टीम राजस्थान की, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो जैसे आपका फेस था नॉन कंट्रोवर्शियल और आप सब लोग को साथ लेके चल पाए, क्योंकि राजस्थान में सर पर्सनालिटीज जो है काफ़ी स्ट्रांग है ना, तो उनको सबको एक तरह से साथ लेके चलना, शायद ये आपकी जो खुद की पर्सनालिटी है इसकी वजह से सब लोग एकजुट होके हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा पकड़ बनाई है बीजेपी ने इस कैंपेन में। अब जो कांग्रेस की जो गारंटीज और सोशल वेलफेयर जो प्लैंक है, उसका आप कैसे सामना करेंगे? देखिए, आप सिलेंडर को लेकर मतलब आपने कहा है 600 रुपये तो 500, 500 से अब 400 पे आ गया है, तो काफ़ी जो उनकी सोशल गारंटीज है उसका कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि इतना हमने देखा नहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो में। देखिए, राजस्थान की जनता बहुत सोच समझ कर मतदान करती है। आज यहाँ कोई 50 रुपये का मटका भी लेने जाते हैं तो उसको पूरा बजा के लेते हैं कि हाँ ये ठीक है कि नहीं है। तो लोगों ने चोट खाई है 2018 में। उन्होंने कहा कि हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे, नहीं कर पाए। उन्होंने कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं कर पाए। उन्होंने कहा हम नारी की सुरक्षा करेंगे, आपने देखा है पूरे राजस्थान के हालत क्या रहे। उन्होंने कहा महंगाई को कम करेंगे। आज ये सारे वादों पर राजस्थान की सरकार बेनकाब हो गई, जो कहा वो नहीं किया। अच्छा होता 2018 में कुर्सी पर बैठकर जो कहा उसको अब अमल में लाते। और जो गारंटी अभी दे रहे हैं, क्या ये पहले दिन नहीं आ सकते जी? मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, पहले दिन से कहा कि हर गरीब के घर में शौचालय होगा, हर गरीब का पक्का मकान होगा, हर माता बहन को उज्ज्वला का कनेक्शन मिलेगा, हर घर में बिजली का कनेक्शन होगा, हर व्यक्ति का जनधन का खाता होगा, हर गरीब को आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा जिससे 5 लाख तक की उसकी स्वास्थ्य का लाभ ले सके। तो इन्होंने तो लास्ट के 6-8 महीने में योजना लेकर आए और अभी जो 7 गारंटियाँ लेकर आए हैं, अच्छा होता ये काम शुरू के दिन करते तो शायद इनकी बुरी हालत नहीं होती। विश्वास, आप एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता और किसान का कर्ज माफ़ नहीं किया, वैसे ही मोबाइल देने की घोषणा इन्होंने 4 साल पहले की थी कि हम मातृशक्ति को मोबाइल देंगे। चुनाव के वक्त शुरू किया, अलाउंस 1 करोड़ 40 लाख का किया, फिर कहा हम 40 लाख को देंगे, दिया 17 लाख को। फिर 15 अगस्त 2023 को फिर घोषणा की कि जिनको नहीं दे पाए उनको गारंटी कार्ड देंगे। जब गारंटी कार्ड नहीं मिला तो लोगों ने, कुछ माताओं बहनों ने पीआई लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप क्यों नहीं दे रहे हो, और आप देंगे तो इसका क्या फाइनेंशियल में कहाँ से पैसा उपलब्ध कराओगे? 2 पेशी में नहीं गई, तीसरी पेशी में राजस्थान सरकार ने एफिडेविट देकर लिखा कि हम कोई गारंटी कार्ड नहीं दे रहे हैं, हमारी कोई प्लानिंग में नहीं है। तो ये स्पष्ट है कि सिर्फ कागजी बातें हैं। और जहाँ तक सिलेंडर की बात है, पिछले 5 सालों में डीजल और पेट्रोल में अन्य प्रदेशों की तुलना में, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, उन राज्यों की तुलना में प्रत्येक गरीब से, प्रत्येक उपभोक्ता से पर लीटर 10 से 12 रुपए उनकी जेब काटने का काम किया। और सिलेंडर, अगर मोदी जी उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं लाते, इतने साल तक ये लोग सत्ता में थे, क्यों नहीं सोचा किसी गरीब माँ बहन के लिए? ये पहली बार सोचा मोदी जी ने और फ्री में कनेक्शन दिए। और ये 500 रुपये की छूट दे रहे हैं, उसमें 300 रुपया तो भारत सरकार का था, और आप अपना फोटो लगा के रहे हम 500 की छूट दे रहे हैं। तो ये इनका असली चेहरा सामने जनता ने देख लिया
कि ये कहते क्या हैं और करते क्या हैं। जनताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, उनको गुमराह करके, उनके साथ वादा खिलाफी करके, फिर वादा करके फिर वादा खिलाफी करते हैं। तो जनता बार बार ठगने वाली नहीं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती, इसलिए इनका असली चेहरा सामने आ गया। आप देखिए पेपर लीक में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने तो संघर्ष किया, इन्हीं के पार्टी के लोगों ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने पैदल मार्च निकाला। इससे स्पष्ट है कि सरकार पूरी की पूरी इसमें लिप्त थी और लिप्त होने के प्रमाण हैं। पेपर लीक हो सकता है और किसी राज्य में हो, लेकिन यहां तो सरकार के लोग शामिल थे। आरपीएससी का मेंबर कह रहा है कि मैं पैसे देके बना हूं, बोर्ड के चेयरमैन कह रहा मैं छोटी मछली हूं, ऊपर तक डोर है। इनका सुरेश ढाका को इन लोगों ने इतने समय तक बचाया और सलमान खुर्शीद जैसे वकील को कराया जमानत के लिए। आतंकवादियों को सजा दिलाने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं खड़ा किया, जयपुर ब्लास्ट के आतंकवादियों को। लेकिन पेपर लीक के आरोपियों को कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता वकील बनता है। आप इसमें गोपाल केसावत पूर्व मंत्री, वो पैसे लेते हुए पकड़ा गया, लेकिन भ्रष्टाचार की धारा हटाने के लिए किसी अधिकारी ने नहीं माना तो उसको हटा के किसी और को लगा के किया। तो इससे स्पष्ट है कि आपका असली चेहरा। अब लगभग 600 मामले एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज हुए, आपने अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी, और जो पकड़े गए वो वापस किसी न किसी उसी पद पर या अच्छी पद पर बैठ गए। तो इसका मतलब है कि आपकी सरपरस्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, आपके योजना भवन में करोड़ों रुपया मिला है, सोने के बिस्किट मिले हैं। तो राजस्थान की जनता किसी गरीब के हक का पैसा भ्रष्टाचार। जल जीवन मिशन में लोग तो प्याऊ लगाते हैं, गौशाला में प्याऊ बनवाते हैं, गर्मी के दिनों में प्याऊ लगा के लोगों को पानी पिलाते हैं, और ये लोग तो गरीब के घर में जो पीने का पानी भेजने के लिए मोदी जी ने पैसा भेजा, उसमें भी करोड़ों रुपया, अरबों रुपया का भ्रष्टाचार करके। ये राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपको गरीब के कल्याण के लिए सत्ता में बिठाया है, गरीब का शोषण करने के लिए नहीं। राजनीति से थोड़ा सा हटके आपके राजनीतिक जीवन के बारे में पूछते हैं। आपको कैसे राजनीति में आप आकर्षित हुए और कहाँ से आपने शुरुआत की? देखिए, मैं शुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और छात्र संघ के समय से ही, चूँकि मैं स्कूल में था तब भी मैं 11वीं में वित्त मंत्री, चूँकि वहाँ प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बना हुआ करते थे, मैं वित्त मंत्री फिर प्रधान। उसके बाद फिर कॉलेज में आया तो मैं फर्स्ट ईयर में क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना, सब कॉलेज में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से जीता था। सेकेंड ईयर में वाइस प्रेसिडेंट बन गया, थर्ड ईयर में मैं प्रेसिडेंट बना। वहाँ ग्रामीण छात्रों के उनके हक के लिए हमने कभी हड़ताल नहीं होने दी, एक भी दिन स्ट्राइक मैंने अपने टेन्योर में नहीं होने दी, लेकिन अपनी मांगों को हर समय मनवाया। अध्यापकों का सम्मान भी किया और अपनी मांगों को भी मनवाया। कॉलेज से निकलते ही मैं युवा मोर्चा में आ गया। उसके बाद 2000 में जिला परिषद का सदस्य बना। एक ऐसे वार्ड से पार्टी ने लड़ा जहां बीजेपी कभी जीती नहीं थी, तो मैं जिला परिषद का सदस्य बना। उसके 2000 से 5 के बीच में, 5 से 10 के बीच में, चूँकि मैं जहां मेरा नाम था वहां सीट रिजर्व थी, तो दूसरे वार्ड से पंचायत समिति का जाके चुनाव लड़ाया पार्टी ने। फिर मैं बहुमत नहीं था तो भी उप प्रधान बना मैं। फिर मैं पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा में अनेक दायित्वों पर रहा। पार्टी ने पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया। मैं सबसे कम उम्र का उस समय प्रदेश में जिलाध्यक्ष बना। जब युवा मोर्चा के लोग अध्यक्ष बनते हैं उस उम्र में मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया जिले का। और अध्यक्ष रहते मैंने विधानसभा का इच्छा थी कि विधानसभा लड़ूं। ये जरूर है कि मैंने जो चाहा वो कभी नहीं बन पाया। मैं पार्षद बनना चाहा लेकिन वो नहीं बन पाया। पार्टी ने मुझे जिला परिषद सदस्य बना दिया। लेकिन आप बीजेपी अध्यक्ष बन गए, ये अपने आप पे बहुत बड़ी बात है। शायद आप नहीं चाहते थे इसके लिए भी। कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा मार्जिन आपका था लोकसभा चुनाव में राजस्थान में। जी नहीं, मेरे से ज़्यादा भीलवाड़ा सीट का था, फिर सेकंड राजस्थान का। लेकिन मत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मत चित्तौड़ लोकसभा में मिले, जहाँ लगभग 10 लाख के आसपास वोट मिले। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जनता का टोर वो मुझे नहीं मिले, वो पार्टी को मिले। और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने वोट दिए। ये विश्वास था कि हमने मोदी जी को वोट देना है, हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस विश्वास के साथ जनता 2014 का चुनाव हो चाहे 2019 का चुनाव, मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता था, लेकिन पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया। और उस समय भी लगभग 3.25 लाख मतों का अंतर था और लोकसभा में लगभग 5.25-6 लाख का मतों का अंतर था। तो ये विश्वास प्रधानमंत्री जी के और पार्टी के प्रति है। तो मैंने ईमानदारी से पिछले 10 सालों में पूरे लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं का जितना डेवलपमेंट
पिछले 10 सालों में चित्तौड़ लोकसभा, चित्तौड़ क्या पूरे देश भर में हम लोग देखें तो चाहे रेलवे हो, चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे रोड्स हो, चाहे हाईवे हो, चाहे आवास हो, चाहे मॉडल एकलव्य मॉडल स्कूल हो, स्वामी विवेकानंद स्कूल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, जो बरसों से इंतज़ार कर रहे थे लोग, वो पहली बार इन 10 सालों में मोदी सरकार में लोगों को सौगातें मिली है। तो एक अकल्पनीय है कि जो 60 साल में, और मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूँ आप अपना रिपोर्ट कार्ड उठा के लाओ, आपने 60 साल में जितने आवास नहीं दिए, शौचालय नहीं दिए, उज्ज्वला के कनेक्शन नहीं दिए, जनधन के खाते नहीं दिए, उससे ज़्यादा मोदी जी ने 9.5 वर्ष में दिए हैं। तो ये अंतर जनता को साफ रूप से दिखता है और राजस्थान की जनता इस 2023 के चुनाव में स्पष्ट रूप से डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए मोदी जी ने जो आह्वान किया उस ओर चल पड़ी है। आपकी बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं अपना, मतलब खाने पीने का थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्योंकि बता दें आपको कि सीपी जोशी सर ने हमको इतना बढ़िया दाल बाटी खिलाया कि हमने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया हो। तो आपको भी राजस्थानी खाना पसंद है शायद? हाँ, राजस्थानी, और मैं मिलिट श्री अन्न कोशिश करता हूँ, घर पे तो वही उपयोग करता हूँ, बाहर जाता हूँ जहाँ मिल जाता है। मैं सनसेट के बाद कुछ खाता नहीं हूँ, चाय दूध के अलावा कुछ नहीं लेता, और ये लगभग 11 वर्ष हो गए मुझे। आलू प्याज लहसुन नहीं खाता मैं कई सालों से। मैं माला साफा नहीं पहनता, मैं सांसद बना तब से हमने इनको छोड़ा हुआ है। तो ये संस्कार पार्टी के द्वारा मिलते हैं, और संतों का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहा है। तो उन्होंने सुचिता, ईमानदारी, संस्कार मेरे माता पिता ने दिए, पार्टी ने दिए, संतों ने दिए, उन संस्कारों के आधार पर चलने का काम करते हैं। सीपी जोशी जी, चित्तौड़ में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा उठा था और वो था रानी पद्मिनी का मुद्दा लेकर। तो क्या उसका क्या पॉलिटिक्स है वो तो हम सब जानते हैं, हमने रिपोर्ट भी किया था उस पर, लेकिन आपको पर्सनली उस टाइम क्या लगा जब ये सारे इश्यूज हुए थे? मेरे को लगा समझ में, आपसे बातचीत करने में ये समझ में आया कि आपने उसको एक्चुअली दिल पे भी ली वो बात कि भाई इतिहास के साथ जो भी कुछ हुआ था, और फिर आपने क्या करेक्टिव स्टेप्स लिए, क्योंकि उस टाइम आप एमपी भी थे। देखिए, रानी पद्मावती का जो एक गौरवशाली इतिहास है वो मेवाड़ी नहीं, उनके का पूरे देश में उनके प्रति एक श्रद्धा का वो कारण है। मैं सोचता हूँ कि बहुत कम उदाहरण होंगे जब उन्होंने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने आप को जिंदा आग के कुएं में स्वाहा कर दिया। और ऐसे में बरसों से वहाँ किले पे, महल के बाहर एक गलत चित्रपट लगा हुआ था जिसमें गलत इतिहास लगा था, हमने उसको भी हटवाया। हमने जौहर स्थल का डेवलपमेंट भी आदरणीय मोदी जी के शासन में हुआ, दुर्ग का विकास हुआ। लेकिन जिस मूवी आई थी और जिस प्रकार से उद्वेलना थी पूरे मेवाड़ ही नहीं, पूरे राजस्थान और देश भर में, तो मैंने उस समय संसद में पूरा पुरजोर तरीके से इस मामले को उठाया। और मैं पिटीशन कमेटी का मेंबर भी था, तो हमने पिटीशन भी, हमारे आदरणीय कोश्यारी साहब उस समय जो भी माननीय राज्यपाल महोदय हैं वो चेयरमैन थे, मैं और आदरणीय ओम बिरला साहब उस समय दोनों सांसद के रूप में हमने उस पिटीशन दायर करी। और पिटीशन में सब लोगों को बुलाया गया जिन्होंने ये किया, और हमने पूरा उस समय लोकसभा से लेकर जहां हम लोगों कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी हमारे गौरवशाली इतिहास को अपने स्वार्थ के लिए गलत प्रस्तुत करे, ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वहाँ एक चित्तौड़ और मेवाड़ का नागरिक होने के नाते हमने जो करना था निश्चित रूप से वो करने का प्रयास किया। मेरा आखिरी सवाल है कि इस बार जो है बीजेपी बिना चेहरे के चुनाव लड़ रही है। काफ़ी प्रेशर्स भी थे कि चेहरा घोषित किया जाए, तो आपको क्या लगता है कि इसमें फ़ायदा है बिना चेहरे के लड़ने का, या आपको राजनीतिक अगर इसका विश्लेषण करें तो आप इसको कैसे समझाएंगे हमको? देखिए, मैं सोचता हूँ ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लगभग 1.5-2 वर्ष पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड ने निर्णय कर लिया कि अब किसी भी प्रदेश में किसी चेहरे के आधार पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, अनेक प्रदेशों के चुनाव हुए, कर्नाटक हो, कहीं किसी चेहरे के आधार पर चुनाव नहीं लड़े। तो राजस्थान में ये प्रश्न पहली बात उठना नहीं चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान के ऊपर, एक विचार के आधार के ऊपर चुनाव लड़ रही है। और मैं मानता हूँ राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि हमने भाजपा के साथ जाना है, हमने मोदी जी के साथ जाना है। सर, अगर कमल का निशान जीतता है तो उसमें फिर अल्टीमेटली तो चेहरा चुनना पड़ेगा, और हमने सुना है कि आप भी एक सीएम का चेहरा है। नहीं, मैं कहता ही नहीं। मेरा जो जिम्मेदारी है, मैं उस दिन सबसे मेरे मन में खुशी होगी, क्योंकि पिछले 9 महीने में रात दिन घर परिवार, जो मैं कॉन्स्टिट्यूंसी जो कभी नहीं छोड़ता हूँ मैं, वो भी छोड़कर पार्टी के लिए पूरे प्रदेश में प्रवास किया।
और मैं सोचता हूँ मेरे लिए सबसे खुशी उस दिन होगी जब पार्टी जिसको भी मुख्यमंत्री घोषित करेगी, बनाएगी, उनको सबसे पहली माला विजयश्री की मैं पहनाऊँ, उसके लिए उस दिन मेरे मन में सबसे बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कैंपेन ट्रेल के बीच में एक खास मुलाकात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ।